साल 2000 लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब 20 किलोमीटर दूर पुंछ के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव हिलकाका। इस शांत इलाके में अचानक बकरी चराने वालों की तादाद बढ़ने लगी। पहाड़ों पर बकरवालों का होना कोई नई बात नहीं है। इन नए लोगों का पहनावा भी बिल्कुल आम बकरवालों जैसा ही था, लेकिन इनके हाव भाव कुछ अलग थे। इनके हाथों में बकरियां हाँकने की लकड़ियां नहीं बल्कि भारी बख्तरबंद बक्से थे। ये हमेशा नजरें चुराते और हिलकाका के आम लोगों से एक सुरक्षित दूरी बनाकर रखते थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये भारत के किसी अन्य राज्य से आए घुमंतु लोग नहीं थे, बल्कि सरहद पार से आए करीब 350 हाईली ट्रेंड आतंकवादी थे। ये पाकिस्तान के 3 सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों लश्कर ए तैयबा, अल बद्र और जैश ए मोहम्मद का एक ज्वाइंट ग्रुप था। बिना हमारी फौज को कानो कान खबर लगी इन्होंने हिलकाका के घने जंगलों में अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। ये इतनी बड़ी तादाद में थे कि अगर इन्हें रोका नहीं जाता तो शायद पूरे भारत में संसद हमले और 26/11 जैसे न जाने कितने और भूचाल आ सकते थे। कहानी शुरू होती है 1999 से, जब हमारी फौज कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी। तब सेना का पूरा ध्यान कश्मीर के उस हिस्से पर केंद्रित था। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के 3 बड़े आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा, अल बद्र और जैश ए मोहम्मद इस बात का फायदा उठाने की फिराक में थे। उन्होंने जम्मू में LOC के करीब पड़ने वाले पुंछ और राजौरी इलाके में घुसपैठ करवानी शुरू कर दी। इनका खास इसी इलाके में घुसपैठ करवाने के पीछे 2 बड़े कारण थे। पहला, ये एरिया बॉर्डर से काफी करीब था। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के बेस यहाँ से इतने नजदीक थे कि उन्हें भारत में घुसने के लिए ज्यादा लंबा सफर तय नहीं करना पड़ता था। दूसरा और सबसे बड़ा कारण था कारगिल युद्ध, क्योंकि सेना की भारी डिप्लॉयमेंट कारगिल में थी, जो इस इलाके से करीब 300 से 350 किलोमीटर दूर था। ऐसे में इन जंगलों में फौज की नजरों से बचना उनके लिए काफी आसान हो गया था। इन्होंने इस इलाके में हिलकाका को अपना मेन बेस बनाया, क्योंकि ये पूरा इलाका घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ों से ढका हुआ था। आमतौर पर सर्दियों में जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो सेना की पेट्रोलिंग उस ऊंचाई पर लगभग नामुमकिन हो जाती है। आतंकियों ने इसी बात का फायदा उठाया। भारी राशन और विंटर क्लोथिंग के दम पर उन्होंने इन बंकरों में सर्दियां काटी। जब सेना नीचे होती थी तब वो पहाड़ों में अपने नेटवर्क को और मजबूत कर रहे होते थे। और 2001 आते आते इन्होंने करीब 150 किलोमीटर के एरिया में ऐसे मजबूत बंकर्स बना लिए थे जिनमें भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद इकट्ठा कर लिया गया था। इससे पहले कि हमारी फौज को इनकी भनक भी लगती, इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इन आतंकियों का पहला शिकार वहाँ के लोकल गुज्जर और बकरवाल बने। अगर उन्हें शक भी होता कि कोई लोकल इंसान पुलिस या सेना का इन्फॉर्मर है तो उसे सरेआम मार दिया जाता। इसी वजह से पूरे इलाके में एक दहशत का माहौल बन गया था और कोई भी उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। साल 1999 से 2003 के बीच जम्मू, पुंछ और राजौरी बेल्ट में आतंकियों ने कई गांवों में घुसकर वहां निर्दोष नागरिकों के नरसंहार किए थे। इस पूरे इलाके को खौफ में डालने के बाद ये अपनी अगली कार्रवाई शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये पुंछ और राजौरी हाईवे के मैप्स निकालते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि किस रूट से और ठीक कितने बजे भारतीय सेना का काफिला निकलता है। कुछ दिन की प्लानिंग और रिसर्च के बाद जब यह कंफर्म हो जाता है कि पुंछ राजौरी हाईवे पर सेना का एक काफिला रोजाना निकलता है, तो अगले ही दिन आतंकी वहां घात लगाकर बैठ जाते हैं। जैसे ही सेना का काफिला वहां से गुजर रहा होता है, ये तुरंत अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और एक ही पल में हमारे 5 बेकसूर फौजी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये सिलसिला यहाँ पर रुकता नहीं है। जून 2001 में पुंछ की मेंढर तहसील में आतंकी फिर से सेना की एक चौकी पर हमला कर देते हैं और इस हमले में हमारे 3 फौजी शहीद हो जाते हैं। अब सेना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि LOC में घुसपैठ की कोई शिकायत नहीं मिल रही थी, लेकिन आतंकी हमले लगातार हो रहे थे। इसी कश्मकश और उलझन में कई महीने गुजरते गए। अब फौज एक ऐसे अदृश्य दुश्मन से लड़ रही थी जिसका नामो निशान नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन राजौरी की पुंछ के निचले इलाकों के बाजारों में लोकल इंटेलिजेंट यूनिट ने एक अजीब ट्रेंड नोटिस किया। कुछ अनजान लोग मुंह मांगी कीमत देकर खच्चर खरीद रहे थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस के मुखबिरों ने यह भी देखा कि खच्चरों की इतनी भारी डिमांड सर्दियों की ठीक पहले ही क्यों हो रही है, जबकि आमतौर पर बर्फबारी के पहले बकरवाल अपनी मूवमेंट कम कर देते हैं। दरअसल हिलकाका में मौजूद लश्कर और जैश के ज्यादातर आतंकी पाकिस्तानी या अफगानी थे। उनके पास आधुनिक हथियार और लॉजिस्टिक तो था, लेकिन उन्हें पीर पंजार इलाके के इन खतरनाक सीधे ढलान वाले रास्तों और मौसम का कोई अंदाजा नहीं था। ऐसे में सकरे रास्तों पर भारी हथियार, सीमेंट और राशन से लदे खच्चरों को ऊपर बिना गिराए ले जाना सिर्फ और सिर्फ गुज्जर और बकरवालों की ही एक्सपर्टीज थी। इसीलिए आतंकियों को इन लोकल पोर्टर्स और गाइड की सख्त जरूरत थी। ये स्थानीय गुज्जर और बकरवाल युवाओं को गन पॉइंट पर लेते, उन्हें मजबूर किया जाता कि वे उनके लिए बंधुआ मजदूर की तरह काम करें।
हिलकाका 12,000 फीट की ऊंचाई पर था, लेकिन आतंकियों को खाने पीने का ताजा सामान, दवाइयां और खच्चर लेने के लिए खुद तो नीचे आना ही पड़ता था। लेकिन आतंकी कभी भी दिन के उजाले में खुद सुनरकोट मंडी या बाजारों में शॉपिंग के लिए नहीं जाते थे, क्योंकि ऐसे में वो सीधा पुलिस की नजरों में आ जाते और मारे जाते। इसीलिए आतंकियों का सारा काम उनके OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स करते थे। ये OGW स्थानीय लोग होते थे जो बिल्कुल आम नागरिकों की तरह दिखते थे और इनके पास प्रॉपर ID कार्ड्स होते थे। दिन में बाजारों से खच्चर खरीदना, टेंट का सामान, दवाइयां, भारी मात्रा में राशन और सीमेंट का इंतजाम करना, ये सारा काम OGW दिन के उजाले में ही करते थे ताकि किसी को शक ना हो। दुकानदारों को ये लगता था कि कोई बकरवाल अपने लिए सामान ले रहा है। आतंकियों की सप्लाई लाइन बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी, लेकिन वो भूल गए थे कि उनका सामना भारतीय सेना से है। इधर राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप लगातार कॉर्डर एंड सर्च ऑपरेशंस चला रहे थे। जब इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खच्चर खरीदने वाले उन OGW की रेकी की तो उन्हें उन सेफ पॉइंट्स का पता चल गया। सेना ने दिन में गांव में एक्शन लेकर उन OGW को पकड़ने की जल्दबाजी नहीं की, बल्कि रात के अंधेरे में उन रास्तों पर जाल बिछाया जहां आतंकी नीचे सामान लेने आने वाले थे। कुछ देर इंतजार के बाद 2-3 आतंकी खच्चरों और पोर्ट्स के साथ उस जगह पर आए जहां सामान रखा हुआ था। तभी अंधेरे में एक सख्त आवाज गूंजी कि अपने हथियार डाल दो। घबराए हुए आतंकियों ने हड़बड़ाहट में अपनी AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन वो भूल गए थे कि वो भारतीय सेना की एक परफेक्ट चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। चंद मिनटों की ताबड़तोड़ क्रॉस फायरिंग के बाद 2 आतंकी वही ढेर हो गए, लेकिन तीसरा आतंकी अपनी गोलियां खत्म हो जाने के बाद पूरी तरह घिर चुका था। भागने का कोई रास्ता न देख उसने अपने हथियार डाल दिए और उसे जिंदा ही पकड़ लिया गया। जब इस पकड़े गए आतंकी को इंटेरोगेशन सेंटर लाया गया तो शुरुआत में उसने बहुत गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन मिलिट्री इंटेलिजेंस के सख्त सवालों और साइकोलॉजिकल दबाव के चलते वो ज्यादा देर टिक नहीं सका और फिर उसने ऐसा सा चुगला जिसने सेना के होश उड़ा दिए। उसने बताया, हम तो सिर्फ मोहरे हैं, असली फौज तो ऊपर हिलकाका में बैठी है। वहाँ सैकड़ों विदेशी लड़ाके हैं और उन्होंने पहाड़ियों के अंदर कंक्रीट के ऐसे मजबूत बंकर बना लिए हैं जिन्हें भेद पाना नामुमकिन है। फौज को पकड़े गए आतंकियों की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि बॉर्डर के इस पार इतनी बड़ी तादाद में आतंकियों का होना लगभग नामुमकिन सा था। लेकिन भारतीय सेना अब कोई रिस्क नहीं ले सकती थी। इसके तुरंत बाद इंडियन एयरफोर्स के सबसे हल्के और फुर्तीले हेलीकॉप्टर्स चीता और चेतक को सुनरकोट के आसमान में उतारा गया। पायलट को सख्त आदेश था कि वो हिलकाका की 10,000 से 13,000 फीट ऊंचे उन जंगलों के ऊपर उड़ान भरें और यदि कोई भी असामान्य चीज दिखे तो उसे तुरंत नोटिस करें। लेकिन आतंकी भी पूरी ट्रेनिंग के साथ आए थे। वो अच्छी तरह जानते थे कि भारतीय सेना की नजरों से कैसे बचना है। उन्होंने अपने कंक्रीट के बंकरों को पेड़ों की टहनियों, मिट्टी और सफेद पैरासूट के कपड़ों से इतनी परफेक्शन के साथ कैमोफ्लेज किया था कि ऊपर से देखने पर वो बिल्कुल पहाड़ का ही हिस्सा लगते थे। लेकिन इसके बावजूद उनसे 2 ऐसी बड़ी चूक हो गई जिसने उनके अदृश्य किले का राज खोल दिया। पायलट्स ने देखा कि कुछ वीरान इलाकों की तरफ खच्चरों और इंसानों के पैरों के गहरे निशान जा रहे हैं और ये सबसे बड़ा सुराग था। 12,000 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड से बचने के लिए आतंकियों ने अपने अंडरग्राउंड बंकर के अंदर बुखारी यानी कश्मीरी हीटर जला रखे थे। उस आग की गर्मी से उन बंकरों की ठीक ऊपर की बर्फ पिघलने लगी थी। हेलीकॉप्टर से देखने पर पूरे सफेद पहाड़ पर कुछ खास जगहों की बर्फ पिघली हुई मिली और वहां से हल्का धुआं निकलता दिखाई दे गया। हेलीकॉप्टर्स ने उन संदिग्ध लोकेशन को मार्क कर लिया। हालात की गंभीरता को देखते हुए एक ऐसे मिशन की शुरुआत होती है जो इन आतंकियों को भारत की जमीन से चुन चुन कर साफ कर देगा। इस ऐतिहासिक मिशन की कमान दी जाती है मेजर जनरल हरिदेव सिंह लिद्दर को और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सर्वविनाश। अब ऑपरेशन तो शुरू हो गया था और आतंकियों को जड़ से साफ करने का इरादा भी पक्का था, मगर हकीकत में चीजें प्लान से बिल्कुल उलट थी। दरअसल हमारी फौज के सामने ऐसी कई चुनौतियां थी जिसे सुलझाने में समय लगने वाला था और शायद इतना समय कि आतंकियों को फौज की इस ऑपरेशन की भनक भी लग जाए और वो हिलकाका के घने जंगलों से रातों रात गायब भी हो जाएं। पहली चुनौती, हिलकाका 10,000 फीट की ऊंचाई पर था और वहां कोई बसावट नहीं थी, इसीलिए सड़कों का कोई इंतजाम नहीं था। दूसरी चुनौती, आतंकी 150 किलोमीटर तक के विशाल इलाके में छोटी छोटी टुकड़ियों में छुप कर रहते थे। अब फौज को वहां बड़ी तादाद में पहुंचाना था, जिसके लिए सड़कें भी चाहिए थी, इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए हेलीपैड भी और आतंकियों की सटीक लोकेशन भी। तीसरी समस्या से निपटने के लिए 9 पैराएसएफ के कमांडोज की छोटी टीमों को रात के घने अंधेरे में हिलकाका के जंगलों में भेजा गया। कमांडोज ने कई दिनों तक छुपकर बिना फायर किए आतंकियों के बेस की बिल्कुल करीब से निगरानी की। उन्होंने आतंकियों की गार्ड पोस्ट, बंकरों की मोटाई और हथियारों की पोजीशन के एग्जैक्ट जीपीएस कोऑर्डिनेट्स नोट किए और खामोशी से वापस आकर कमांड हेडक्वार्टर को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी। इससे आतंकियों की लोकेशन तो क्लियर हो गई थी, मगर सड़क और हेलीपैड की समस्या सुलझाने में अभी समय लगने वाला था, क्योंकि जरा सी आहट से ही आतंकियों को भनक लग सकती थी। इसीलिए बड़ी सावधानी से रात के अंधेरे में आतंकियों की नाक के नीचे फौज ने 3 हेलीपैड बनाने शुरू कर दिए। इसके अलावा 20 किलोमीटर लंबे खच्चर
फ्रैक्चर ट्रैक भी तैयार किए गए और हथियारों के स्ट्रॉन्ग डम्प्स बनाए गए। इन सब भारी भरकम कामों में कोई रुकावट न आए, इसीलिए फौज ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन शुरू किया। इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी को जानबूझकर इस तरह से सेट किया गया कि आतंकियों को वो आसानी से सुनाई दे जाए। इधर आतंकी अपने आप में ही खुश हो रहे थे कि उनके पास इतने हाईटेक रेडियो सेट है जिसकी वजह से वो भारतीय सेना की सीक्रेट बातें भी सुन पा रहे हैं। अब फौज जानबूझकर आतंकियों को गलत बातें सुनाती, जैसे अगर आज रात किसी खास इलाके में सड़क का कोई टुकड़ा बनाना होता तो फौज रेडियो पर यह मैसेज फैलाती कि आज रात दूर किसी इलाके में फौज हमला करने वाली है। सेना की साइकोलॉजिकल चाल का असर ये हुआ कि इस मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की वजह से आतंकियों का ध्यान असल जगह से पूरी तरह से भटक गया और दूसरी तरफ भारतीय सेना ने बिना किसी रुकावट के आतंकियों की नाक के नीचे अपने हेलीपैड्स और सप्लाई ड्रम्स का काम खामोशी से पूरा कर लिया। सारी तैयारियां हो चुकी थी और आतंकियों के लिए मौत का जाल भी बिछ चुका था। अब समय था हमारे ही घर में पनप रहे इन सांपों को कुचलने का। इस बार फौज ने कोई छोटी मोटी टुकड़ी नहीं भेजी, बल्कि मेजर जनरल लिड्डर की कमांड में 16 कॉर्प्स, 113 इन्फेंट्री ब्रिगेड, राष्ट्रीय राइफल्स और भारतीय सेना की सबसे खतरनाक 9 पैराएसएफ के कमांडोज को मोर्चे पर बुला लिया और आसमान से आग बरसाने के लिए भारतीय वायुसेना भी तैयार थी। फौज का इरादा बिल्कुल साफ था, इन आतंकियों को पूरी तरह से धूल में मिला देना। मई 2003 रात के अंधेरे में सेना अपनी पोजीशन ले चुकी थी। सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे। पीर पंजाल की पहाड़ियों पर विजिबिलिटी साफ होने लगी थी। आतंकियों को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मौत उनके सिर के ऊपर मंडरा रही है। तभी आसमान से MI-17 हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट ने उस खामोश सन्नाटे को चीर दिया। इससे पहले कि आतंकी संभल कर अपनी हैवी मशीन गन से हेलीकॉप्टर पर फायर कर पाते, पायलट ने सटीक कोऑर्डिनेट पर रॉकेट दागने शुरू कर दिए। इन रॉकेट हमलों से कई बंकरों की छतें उड़ गई और आतंकियों का पूरा कम्युनिकेशन और कमांड स्ट्रक्चर मिनटों में ध्वस्त हो गया। इस धुएं और अफरा तफरी के बीच 9 पैराएसएफ के वो कमांडो एक्टिवेट हुए जो रात के अंधेरे में बंकरों के ठीक बाहर ब्लाइंड स्पॉट पर घात लगाए बैठे थे। उन्होंने भारी मात्रा में हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। कमांडो एक बंकर के करीब जाते, उसके वेंटिलेशन से ग्रेनेड अंदर फेंकते और जो आतंकी धमाके से बचकर बाहर भागने की कोशिश करता उसे कमांडो की असॉल्ट टीम वहीं पर ढेर कर देती। चूंकि आतंकी 150 किलोमीटर के विशाल इलाके में फैले थे, इसीलिए पहले धमाके की आवाज से ही पूरे जंगल का सन्नाटा टूट गया। कुछ बंकर काफी ऊंचाई पर थे, जहां बैठे आतंकियों ने अपनी हैवी मशीन गनों से सीधे सेना पर अंधाधुंध फायरिंग खोल दी। मशीन गन से निकली गोलियों की यह बौछार इतनी तेज थी कि हमारी सेना को एक पल के लिए रुककर कवर लेना पड़ा और जब हेलीकॉप्टर रॉकेट दागने के लिए नीचे आए तो आतंकियों ने अपनी हैवी मशीन गन का मुंह आसमान की तरफ कर दिया ताकि हेलीकॉप्टर को गिराया जा सके। जब सीधी गोलियों से इन मशीन गन को शांत करना मुश्किल हो गया तब सेना ने अपना सबसे घातक हथियार निकाला, 84 mm रॉकेट लॉन्चर। 9 पैराएसएफ के जवानों ने सीधे उन बंकरों में रॉकेट दागे जहां से ये मशीन गन चल रही थी। जब अभेद्य कहे जाने वाले वो बंकर तबाह हो गए तो बचे हुए आतंकियों में खौफ और दहशत फैल गई। उनका लीडरशिप स्ट्रक्चर पूरी तरह से टूट चुका था। जान बचाने के लिए उन्होंने अपना भारी सामान और हथियार वहीं छोड़े और पीर पंजाल की बर्फ से ढके पासेस की तरफ भागना शुरू कर दिया। उनका प्लान था कि वो किसी तरह दर्रे को पार करके कश्मीर घाटी में घुस जाएंगे, लेकिन भारतीय सेना का प्लान अचूक था। उन बर्फीले दर्रों पर पहले से ही सेना की ब्लॉकिंग फोर्स हैवी मशीन गन के साथ तैनात थी। सफेद बर्फ के बीच अपनी जान बचाकर भागते हुए आतंकी सेना के स्नाइपर्स और मशीन गन के लिए एकदम ओपन टारगेट बन गए। उस दिन पीर पंजाल की पहाड़ियों से भागने की कोशिश करने वाला हर एक आतंकी उसी बर्फ में मारा गया। इस ऐतिहासिक ऑपरेशन में 60 से 70 आतंकी मारे गए। लेकिन जब सेना ने उन तबाह किए गए बंकरों की तलाशी ली तो वहां का नजारा किसी मिलिट्री बेस से कम नहीं था। मलबे के नीचे दर्जनों AK-47, स्नाइपर, पीका मशीन गन्स, मोटार्स ट्यूब और भारी मात्रा में IEDs बरामद हुई। इसके अलावा सेना को वहां से 7000 किलो से ज्यादा सूखा राशन, पानी के बड़े सिंटेक्स टैंक, भारी जनरेटर, एडवांस मेडिकल किट्स और एक्सट्रीम वेदर के कपड़े मिले। यह इस बात का सबूत था कि आतंकी सालों तक यहाँ जंग लड़ने की तैयारी में आए थे। हथियारों के जखीरे के अलावा सर्च के दौरान एक बंकर से एक बेहद अहम दस्तावेज बरामद हुआ। यह हरकतुल जिहाद इस्लामी के एक आतंकी की पर्सनल डायरी थी। इसमें 1999 से 2002 के बीच इंडियन आर्मी को खबर देने वाले उन लोकल लोगों की हत्याओं का पूरा हिसाब लिखा था। साथ ही इसमें आतंकियों की फंडिंग, खच्चर वालों की पेमेंट और ओवरग्राउंड वर्कर्स के पूरे स्लीपर सेल नेटवर्क का काला चिट्ठा लिखा हुआ था। इसी डायरी के आधार पर बाद में घाटी के निचले गाँवों से सैकड़ों गद्दारों और आतंकियों के मददगारों को गिरफ्तार किया गया। ये सिलसिला यही नहीं रुका, कुछ बंकरों से एडवांस सैटेलाइट फोन बरामद हुए। जब उनकी कॉल डिटेल खंगाली गई तो एजेंसियों के होश उड़ गए। ये पता चला कि ये आतंकी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और केरल से सीधे संपर्क में थे और लगातार फोन कॉल्स कर रहे थे। ऑपरेशन सर्प विनाश भारतीय सेना का वो टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक था जिसने पूरे पीर पंजाल में आतंकियों का हमेशा के लिए सफाया कर दिया। इस ऑपरेशन के बाद आतंकियों ने कभी भी दोबारा ऐसा बेस बनाने की हिम्मत नहीं की।